तो आपके लिए लेके आए हैं वीडियो सॉल्यूशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस साल का जो बीएससी टेंथ बेस्ड जो एग्ज़ाम है 6 ईयर का, उसका एक एनालिसिस आपके थ्रू लेते हैं और देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो इस साल बेटा क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड थे, जो नया पैटर्न था, न्यू पैटर्न में हमने जो डिस्कशन किया कि न्यू पैटर्न में जो क्वेश्चन आएंगे वो इस साल पैटर्न चेंज था, जिसमें साइंस जो थी वो 60 मार्क्स की थी, ठीक है, और जो एग्रीकल्चर था बेटा वो एज एक्सपेक्टेड 40 मार्क्स के हिसाब से था। तो ये जो डिवीजन है इसके हिसाब से इन्होंने क्वेश्चंस को अरेंज किया। तो क्वेश्चन अरेंजमेंट में ये देखने में आया बेटा कि फिजिक्स के थे 17 क्वेश्चन, केमिस्ट्री थे बेटा 23 क्वेश्चंस और बायो थी 23। इसका मतलब 20 क्वेश्चंस, इसका मतलब जो केमिस्ट्री है उसका वेटेज एज पर अदर सब्जेक्ट जो था वो ज़्यादा था। और एग्रीकल्चर स्टैंड करी थी बेटा 40 मार्क्स की, टोटल थे आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं सब्जेक्ट वाइड एनालिसिस, और हर एक टीम एक्सपर्ट जो है अवर्स अकेडमी के थ्रू आपके लिए लेके आई है एक वीडियो सॉल्यूशंस। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं आगे कंटिन्यू प्रेजेंटेशन बेटा। हाय बच्चों, आई एम माई सेल्फ आशीष कुमार, आई एम फिजिक्स फैकल्टी इन अवर्स अकेडमी। आपके लिए बेटा पेश कर रहे हैं जो इस साल का जो क्वेश्चंस हमारे फिजिक्स के, उसमें डिस्कशन करते हैं कि इस साल किस तरह के क्वेश्चन थे। फिजिक्स का सेक्शन बेटा बहुत ही इजी सेक्शंस था और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो एनसीईआरटी बेस्ड थे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही एक्सपेक्टेड था और एक्सपेक्टेड के थ्रू ही हमारा लगभग क्वेश्चन निकला। और हमारी जो टेस्ट सीरीज़ थी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो हमारी टेस्ट सीरीज से ही कवर हुए हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कशन करते हैं। इसमें है बेटा आपके लिए कोड ए। क्वेश्चन जो है वो लगभग सेम थे, बस शफलिंग है क्वेश्चंस की हर कोड में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कोड ए का, क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कनकेव मिरर इज नॉट यूज। किस केस में बेटा कनकेव मिरर यूज नहीं होता? तो टॉर्चेज में इसका यूज होता है, हेडलाइट्स में इसका यूज होता है, शेविंग मिरर में यूज होता है। रियर व्यू मिरर जो है, यानी वाहनों के जो साइड दर्पण है या पश्च दर्पण है, उसमें जो है अवतल दर्पण का यूज नहीं हो सकता, ठीक है। कनकेव मिरर यूज नहीं हो सकता। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी। तो रियर व्यू मिरर जो है उसमें कनकेव यूज नहीं होता। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से, ऑन विच फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिपेंड। जो प्रतिरोध है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें डिपेंड करता है बेटा ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे फैक्टर हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर, यानी ऑल ऑफ दीज के साथ हम इसमें जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन एक डायरेक्ट न्यूमेरिकल था लेंस फार्मूले के ऊपर। क्या दे रखा बेटा इस क्वेश्चन में कि एक हमारे पास कनकेव लेंस है, लेंस फार्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसकी फोकल लेंथ बेटा कितनी है 15 सेंटीमीटर है। तो कनकेव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ है उसकी वैल्यू आएगी बेटा -15 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, एट वट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस। तो हमें यू की वैल्यू इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्या दिया है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस है, यानी वी की वैल्यू हमें कितनी दी है 10 सेंटीमीटर दी है। अब इस क्वेश्चन में कनकेव लेंस है और कनकेव लेंस की जो इमेज मिलती है बेटा वो ऑलवेज वर्चुअल होती है। वर्चुअल का मतलब ये टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट होगी। तो वी की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए आपको कितनी लेनी बेटा -10। अब हम लेंस फार्मूले का यूज़ करते हैं, 1/v हुआ बेटा -1/10। यू हमें निकालना है, यू का साइन आप पुट कर दोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/f। एफ की वैल्यू बेटा -15, तो 1/u इज इक्वल टू -1/15 और ये हो जाएगा बेटा प्लस का 1/10। एलसीएम गिवन आउट टू बी 30, ये होगा बेटा -2 और प्लस का 3, तो u कम्स आउट टू बी +30 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि हमने साइन ऑलरेडी पुट कर दिया है तो इसकी वैल्यू प्लस में आएगी। तो इसका आंसर है बेटा क्वेश्चन नंबर इसका सी है 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बेटा एक इलेक्ट्रिक, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है कि इसको कनेक्ट किया हमने कितने 100 वोल्ट के जनरेटर से, 110 वोल्ट है, करंट इससे पास हुआ 0.50। तो ये क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज में था, बस इसे हल्का सा चेंज किया गया है। उसमें था 0.5, इसमें हल्का सा चेंज कर दिया, कैलकुलेशन में हल्की सी चेंजेस आए। तो पावर का फार्मूला क्या है बेटा V × I है, तो ये हुआ बेटा 110 इंटू में 0.20। तो सॉल्यूशन आएगा बेटा इसका 25 वाट। डायरेक्ट क्वेश्चन, बच्चे को अगर फार्मूला पता है तो बच्चा आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। नेक्स्ट है बेटा ये क्वेश्चन डायरेक्ट हमारी टेस्ट सीरीज से ही है। इसमें कहा गया एक स्फेरिकल मिरर है और एक लेंस है, ठीक है। इन दोनों की फोकल लेंथ जो प्लस की है, तो प्लस के लिए आप लोगों को बताया था क्या कि प्लस अगर फोकल लेंथ है तो हम किसके साथ जाएंगे, कन्वेक्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ हमारे दोनों लेंस और जो मिरर हैं वो दोनों के दोनों कैसे हैं, कन्वेक्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है और ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है ये। इसमें हमें कहा गया है क्या
कि हमारे पास सेम मटेरियल की वायर है, लेंथ सेम है, इक्वल डायमीटर है। पहले उनको कनेक्ट किया बेटा किसमें, सीरीज में, फिर कनेक्ट किया बेटा पैरेलल में, ठीक है। अब इनके केस में कहा गया है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आपको फार्मूला कौन सा चूज करना, इस वर्ड के हिसाब से फार्मूला लगेगा बेटा V²RT, ठीक है। तो ये रेशियो निकल के आता है कितना, 1:4, क्योंकि सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो होगा बेटा 2R, और पैरेलल के केस में लगेगा ये R/2। सो और फार्मूला जो यूज होगा इसके लिए V²/R इंटू में T रहेगा बेटा, ठीक है। तो ये NCERT का क्वेश्चन, और एज पर NCERT इसका सोल्यूशन कितना बेटा, 1:4 है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट NCERT से ही है। एसेंशियल डिफरेंस पूछा है बेटा AC जनरेटर और DC जनरेटर के बीच में, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि AC जनरेटर में यूज होते हैं स्प्लिट रिंग, और जो DC जनरेटर उसमें यूज होता है कम्यूटेटर, या फिर उसको हम स्प्लिट रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से एक डायरेक्ट NCERT क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है बेटा, ये क्वेश्चन एक ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, क्योंकि इसका एज पर पेपर जो है वो 2 आंसर पॉसिबल है, हिंदी के हिसाब से अलग और इंग्लिश के हिसाब से अलग है। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें हमें वो डिवाइस पूछी है जो करंट प्रोड्यूस करती है, तो करंट प्रोड्यूस किससे होता है बेटा, जनरेटर से। अब यहाँ हिंदी में एक छोटा सा चेंज आ गया, क्या कि सर्किट में विद्युत धारा का पता लगाने के लिए, हमें प्रोड्यूस नहीं करनी है, हमें पता लगाना है, तो हिंदी मीडियम के हिसाब से आंसर आएगा बेटा इसका गैल्वेनोमीटर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से ही करंट डिटेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, देखते हैं यूनिवर्सिटी क्या कहते हैं इस रिगार्डिंग में, क्योंकि 2 अलग लैंग्वेज के हिसाब से 2 अलग आंसर आ रहे हैं इसके, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है, ठीक है, इज ए रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट, तो इलेक्ट्रिक मोटर की इनपुट क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट की क्या मिलेगा हमें, मैकेनिकल एनर्जी, तो ये कन्वर्ट करेगी बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट है बेटा, इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो सोलर एनर्जी हमारी एक कन्वेंशनल सोर्स था, टाइडल एनर्जी एक कन्वेंशनल सोर्स है, ठीक है। उसके बाद है वेव एनर्जी है, और थर्मल पावर प्लांट है। तो वेव एनर्जी बेटा एक नया तरह का रिसोर्स है, ठीक है, ये गैर परंपरागत स्रोत के अंदर नहीं कवर होता। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन जिसमें हमें यूज करना है बेटा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। क्या कहा गया इसमें कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जो अप्लाइड है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। करंट जो है वो आउट ऑफ द प्लेन, यानी जैसे हमने ये स्क्रीन ली तो स्क्रीन के बाहर की तरफ उसकी मूवमेंट होगी, ठीक है। हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे बेटा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड रूल से अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो बेटा ये आती है किस तरफ, टुवार्ड्स वेस्ट। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो नॉन रिन्यूएबल कौन सा बेटा, विंड एनर्जी एक रिन्यूएबल सोर्स है, सोलर एनर्जी भी एक रिन्यूएबल है। एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल ये एक ऐसा रिसोर्स है जो हम किससे ऑब्टेन करते हैं, एक रिन्यूएबल सोर्स नहीं है ये, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल कौन सा होगा बेटा, एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट है ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, चिप्स बैग से हम ऑक्सीडाइज करने के लिए किस यूज करेंगे बेटा, तो नाइट्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगी, तो फ्लशिंग आउट गैस में हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बेटा बायोमास एनर्जी का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल नहीं है, ये डायरेक्ट एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो कौन सा बेटा, न्यूक्लियर एनर्जी। ये एक PYQ भी है, ये बहुत साल 2019-18 में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व इन न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन, तो न्यूक्लियर एनर्जी से हम एनर्जी जो जनरेट करते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर में जनरेट करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शन कौन सी होती है बेटा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगी, ठीक है, जिसमें एक बड़ा एटम जो है वो स्प्लिट होगा लाइटर न्यूक्लियाई में। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा ये क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कहा गया है क्या, Which of the following part of human eye regulates and control the amount of light entering into the eye? तो जो मेन काम है बेटा इसमें किसका है, प्यूपिल का है। इसकी सपोर्ट में आप लोगों के लिए एक एनसीईआरटी की बड़ी फेमस लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन से हम इसको देखें किस तरह से क्वेश्चन उठा, ये डायरेक्ट लाइन से है, ठीक है ना, डायरेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसमें कहा गया है किस पार्ट से बेटा, प्यूपिल से। तो एनसीईआरटी में इसका वर्डिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा है, जैसे इसमें दिखाया गया, कहाँ आप जाओगे ह्यूमन आई में, तो ह्यूमन आई में ये लास्ट लाइन है, ठीक है। तो इसमें कहा गया था प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर, इसका ऑप्शन आइरिस नहीं होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, प्यूपिल होगा, क्योंकि एग्जैक्ट एनसीईआरटी ही प्यूपिल वर्ड के साथ जा रही है। नेक्स्ट बेटा
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफेक्ट ऑफ विजन जिसको हम नियर साइडनेस भी बोलते हैं, तो नियर साइडनेस किसको बोलते हैं बेटा? मायोपिया के। ये एक डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है कि ह्यूमन आई की इमेज फॉर्मेशन क्या होती है। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो 2018 का PYQ है, ठीक है। प्रीवियसली भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसकी इमेज फॉर्म होते हैं बेटा कहाँ? रेटिना पे, ठीक है। तो ये ह्यूमन आई जो है वो अपनी इमेज फॉर्मेशन कहाँ करेगा? रेटिना पे करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर का है, लेकिन इसका लिंक थोड़ा सा जो है वो किससे है? वो फिजिक्स से भी है। तो साइमन पर मीटर, ठीक है। साइमन जो थी वो बेटा किसकी यूनिट थी? साइमन थी वो कंडक्टिविटी की यूनिट, ठीक है। तो पर मीटर कर दिया, इसका मतलब कंडक्टिविटी प्रॉपर चलेगा अपना। तो ये यूनिट किसकी है बेटा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सोइल, ठीक है। ये एक फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, फिजिक्स से रिलेटेड है। जिसमें बच्चे ने थोड़ा कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता है, ठीक है ना। चलो ये हुए बेटा फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस। क्वेश्चन बहुत इजी थे, डायरेक्टली हमारी टेस्ट सीरीज से उठे हैं क्वेश्चन। बच्चा आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। कुछ एक क्वेश्चन में हल्का फुल्का डाउटफुल होगा बच्चा, क्योंकि जैसे ये प्यूपिल का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बच्चा अगर एनसीईआरटी को डीपली पढ़ता है और एनालिसिस लेता है तो वो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता था। तो बेस्ट ऑफ लक। आके जो रिजल्ट आता है यूनिवर्सिटी के आंसर की से हम इस चीज़ को मैच करके देखेंगे। हाँ जी बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना बायोलॉजी का पोर्शन। बायोलॉजी का सारा पोर्शन इतना इजी था, नोट अ रॉकेट साइंस। ये इतना इजी था कि हमने सब किया ही हुआ था, सारी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस थे, हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ था। तो बायो का पोर्शन वाज मोस्ट इजीएस्ट पोर्शन इन दिस पेपर। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेस। देखो ऑफ कोर्स आंसर क्या जाएगा? फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट किसी भी ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म में, ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं? जो क्या कर सके? फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रोप्स होते क्या है? जो अपनी खाना खुद बना सके। तो यहाँ पे लिखा है फोटोसिंथेटिक, तो फोटोसिंथेसिस करके क्या पूरी की जा सकती है? कार्बन की रिक्वायरमेंट और एनर्जी। इसलिए तो प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब आता है अपने पास द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर इज द फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। जो स्टोमेटा की क्लोजिंग एंड ओपनिंग होती है ये अपने पास क्या होती हैं? गार्ड सेल। तो गार्ड सेल जब ना पानी लॉस कर देगी तब ये क्या हो जाएगा? स्टोमेटा बंद। और इसके अंदर जब पानी आने से ये जो फूल जाएंगी तब अपना स्टोमेटा क्या हो जाता है? ओपन। तो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग किसकी वजह से हो रही है? अपने पास गार्ड सेल की वजह से। ये सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन भी है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। देखो अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा के थ्रू भी होता है और आरबीसी के भी थ्रू, लेकिन हमें पता है मैक्सिमम O2 इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आरबीसी। तो अपना आंसर क्या जाएगा? आरबीसी। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। अब आता है वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल मूव इन प्लांट्स थ्रू। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या जाएगा? जाइलम। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया है कि वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपने पास क्या होता है? प्लांट के अंदर जाइलम। और खाने का ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपने पास क्या होता है? फ्लोएम। तो यहाँ पे पूछा है किसका? वाटर एंड मिनरल का। तो आंसर क्या जाएगा अपने पास? जाइलम। ओके, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। द क्वेश्चन इज द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट। हमें पता है हमारा नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? न्यूरॉन। क्या है ये? न्यूरॉन। तो आंसर क्या जाएगा इसका? न्यूरॉन। ओके बेटा, आप सभी को ये क्वेश्चन सारे क्लियर हुए? ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 40। अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट एंड रूट respectively in response to the pull of earth is known as geotropism। ये मैंने बताया था geotropism मतलब जब कोई भी मूवमेंट कहाँ होती है? अर्थ के रिस्पेक्ट में होगी, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होगी, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा जियो। अगर वो धरती की तरफ जा रहा है तो वो क्या है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। अगर वो धरती से ऊपर जा रहा है तो वो क्या है? नेगेटिव जियोट्रॉपिक। और हमें पता है अपनी जो शूट होती है वो क्या होती है? नेगेटिव जियोट्रॉपिक। एंड अपने पास जो रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। तो इसका आंसर क्या जाएगा? जियोट्रोपिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हॉर्मोन्स। एक्चुअली में ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है।
इसके ऑप्शंस ही गलत है। अगर हम 10th लेवल पे बात करें तो इसके क्वेश्चंस के ऑप्शंस ही गलत हैं। तो देखते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी कैसा आंसर देती है। लेकिन अगर हम हायर नॉलेज के लेके बात करें तो हम एक फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन एक मैकेनिज्म ऑन करता है जिसकी वजह से टेस्टिस क्या करती है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देती है कि भाई पिट्यूटरी अपने हार्मोन्स को रिलीज करना क्या कर दे यहाँ पे बंद। तो कहीं ना कहीं अगर आंसर जाएगा तो जा सकता है टेस्टोस्टेरोन, अदरवाइज 10th लेवल पे इसके ऑप्शंस ही इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही इनवैलिड है, तो मे बी बोनस भी जा सकता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 42, द फिजन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। मैंने बताया था फिजन इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ किसका, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। हमने पढ़ा था जो अपने पास फिजन है वो दो तरह का होता है। बाइनरी फिजन में वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, दो में डिवाइड होगा। अपने पास मल्टीपल फिजन में ये एंडोमाइटोसिस कर करके अपने अंदर सिस्ट के अंदर क्या बनाएगा, ऐसे छोटी छोटी मिनी सेल्स बनाएगा जिसको हम एक तरह से स्पोर्स भी कह सकते हैं। तो ये है मल्टीपल फिजन। तो फिजन किसका एक एक्सक्लूसिव फीचर था यहाँ पे, यूनिसेलुलर का। बडिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, बडिंग के एनसीईआरटी में दो ही एग्जाम्पल मेंशन थे, ईस्ट एंड हाइड्रा। तो कहीं पे अपने पास ईस्ट है ही नहीं, तो क्या आंसर जाएगा अपने पास, हाइड्रा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पिस्टिल इज द टर्म गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल पार्ट। तो हमें पता है पिस्टिल वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ फ्लावर। तो अपने पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की स्ट्रक्चर क्या होती थी, सबको याद होगा क्लास में कि यहाँ पे ऐसी स्ट्रक्चर होती थी। ये क्या है अपने पास, स्टिग्मा, ये क्या है अपने पास, स्टाइल, एंड दिस इज ओवरी। तो इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते थे, पिस्टिल। क्या बोलते थे, पिस्टिल। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पे, ये रहा सी, स्टिग्मा भी है, स्टाइल भी है और ओवरी भी है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो देखते हैं अपने पास पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि वास्ट डिफरेंस क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है, जबकि ओवरी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है, फैलोपियन ट्यूब भी और यूट्रस भी। तो इनमें से कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा नहीं है, तो वो क्या आएगा, वास्ट डिफरेंस। ओके, अब आता है एंथर कंटेन। एंथर के अंदर, एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर और इसके अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स। तो अपना आंसर क्या जाएगा, पोलन ग्रेन्स। वो इज नोन एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं हम, मेंडल को, क्योंकि इसने सबसे पहले जेनेटिक्स जैसे जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में बताया। तो उसने किसका यूज़ किया था, पी का, गार्डन पी का यूज़ करके उसने जो लॉज होते हैं किसके, इनहेरिटेंस के, जेनेटिक्स के, वो लॉज दिए थे। तो उसको रिस्पेक्ट के लिए अपनों क्या दिया, इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स का नाम भी दिया है। तो इसमें क्या आएगा, मेंडल। प्रिजर्व ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फॉसिल्स। वो क्या होते हैं, फॉसिल्स। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पहले किसी टाइम में लिविंग थे लेकिन या तो वो एक्सटिंक्ट कर गए हैं, तो इसीलिए उनके जो प्रिजर्व मतलब उनके पार्ट्स जो हमें मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स। अब आता है अपने पास आगे क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। तो फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होता था, देखो सनलाइट आती थी, ये हमारे नोट्स में भी है, सनलाइट को कौन लेगा यहाँ पे, प्लांट्स। और प्लांट्स क्या होते हैं हमारे, प्रोड्यूसर। क्या होते हैं, प्रोड्यूसर। फिर प्लांट्स को खाने वाले क्या होते हैं, हर्बीवोर। और हर्बीवोर क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, अब हर्बीवोर को कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर उनको कौन खाएगा यहाँ पे, टर्शरी कंज्यूमर। तो देखेंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, सनलाइट, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड टॉप कंज्यूमर। ए आंसर क्या है अपना, सही है। और देखते हैं इसमें ये क्वेश्चन गलत क्यों है, सनलाइट, प्रोड्यूसर, टॉप कंज्यूमर नहीं, ये यहाँ पे गलत है। टॉप कंज्यूमर बिल्कुल एंडिंग में आते तो ऑप्शन बी, तो हमने गलत कर दिया। प्रोड्यूसर सनलाइट है तो बिल्कुल ही गलत है। और फिर आता है प्रोड्यूसर, पहले कभी नहीं आता है। ठीक है, तो पहले क्या आएगी, सनलाइट। तो आंसर क्या जाएगा अपना, ए। ओजोन लेयर परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फंक्शन। तो देखो
अगर अपने पास ओजोन जो होती है वो क्या करती है, अपने यूवी रेडिएशंस को कहाँ नहीं आने देती, अपने एटमॉस्फेयर में, वो उनको बाहर ही रिफ्लेक्ट कर देती है, क्योंकि सन से आने वाली लाइट्स में बहुत सारी हार्मफुल रेडिएशंस भी होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो ये क्या करेगी, इट शील्ड द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन, ये भी सही है। प्रिवेंट स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग, ये भी सही है, क्योंकि यूवी रेडिएशंस अगर एटमॉस्फेयर में नहीं आएंगी तो हम किससे बच पाएंगे, स्किन कैंसर से। तो आंसर इसमें दोनों ही सही है, ठीक है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। फूड चेन में सबसे पहले देखो क्या आता है, घास, ठीक है। इसमें क्या ऑप्शन है, फिश। क्या कभी फिश घास को खाती है, नहीं। क्या कभी गोट फिश को खाती है, नहीं। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। फिर आता है गोट एंड काउ, काउ कभी नॉनवेज खाती है, नहीं खाती, तो ये भी क्या हो गया, गलत। फिर आता है ग्रास व्हीट, व्हीट कभी ग्रास को खाता है, कभी भी नहीं, तो ये हो गया कैंसिल। फिर आता है अपने पास ग्रास, यस। फिर गोट घास को खाती है, और गोट को कौन खाएगा, ह्यूमन, तो अपने पास ये फूड चेन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम अपने पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आता है 58। द यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की यूनिट क्या होती है, किडनी में क्या पाई जाती है, नेफ्रॉन। तो बेसिक यूनिट और वर्किंग यूनिट या फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, तो अपने पास क्या आएगा यहाँ पे, नेफ्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, तो देखो अपने पास यस साइटोकाइनिन भी प्लांट हार्मोन हमने पढ़ा था, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन एंड अपने पास क्या आता है, इथाइलिन एंड अब्सिसिक एसिड, ये क्या होते थे अपने पास, प्लांट हार्मोन। तो इसमें से साइटोकाइनिन क्या है, सही ऑप्शन। जबकि इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन ये ह्यूमंस में पाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन तो हो गए गलत। तो आंसर क्या जाएगा, ए। हग द ट्री मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन, इसका आंसर जाएगा गढ़वाल। एक्चुअली में बच्चों को लगता है कि ये जोधपुर में ओरिजिनेट हुआ होगा, क्योंकि जो अपने पास अमृता देवी बिश्नोई थी उसने ये मूवमेंट ऐसा कुछ किया था, लेकिन दैट वाज नॉट अ चिपको मूवमेंट। वो किसने चलाया था, अपने पास सुंदरलाल भगवाना ने। तो वो कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, गढ़वाल में, ओके। हाँ जी बेटा, तो अपने इस पेपर में 20 क्वेश्चन थे जो बायोलॉजी के थे, और सारा का सारा पेपर जो अपने 20 क्वेश्चन जो आए थे अपने पास बायोलॉजी के, वो बहुत ज़्यादा इजी थे। और वो टोटली पेपर क्या था, अपने सिलेबस से था, हमने पढ़ाया हुआ था पहले से ही। हमारी आंसर की से मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो ही रिपीट हुए हैं। लेकिन इसमें बच्चों को एक क्वेश्चन में डाउट है, वो क्वेश्चन या तो बोनस में जाएगा या फिर देखते हैं यूनिवर्सिटी क्या आंसर देते हैं, क्योंकि वो एनसीईआरटी में उसका आंसर आना चाहिए हाइपोथैलेमस, बट इसमें वो ऑप्शन ही नहीं था। आई होप आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर में जो 6 ईयर प्रोग्राम था, उसके अंदर जो केमिस्ट्री पोर्शन था वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था, विच एसिड इज इंजेक्टेड टू आवर बॉडी व्हेन एंट बाइट्स। तो जब भी एंट बाइट करती है तो उस टाइम पर वो कौन सा एसिड रिलीज करती है, तो वो रिलीज करती है फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड उसका कॉमन नेम है और आईयूपीएसी नेम उसका क्या है, मिथेनोइक एसिड। तो ऑप्शन बी क्या था, करेक्ट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा था केमिकल रिएक्शन डज नॉट शो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा, गैस भी वॉल होगी, कलर भी चेंज होगा क्योंकि नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई है। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे 10th एग्रीकल्चर जो 6 ईयर प्रोग्राम था जिसका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, ठीक है, संडे को। तो उसका जो केमिस्ट्री पोर्शन था वो आज हम सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन था कि जब एंट बाइट्स करती है, ठीक है, रेड एंट है, जब वो बाइट करती तो कौन सा एसिड वो रिलीज करेगी। तो जब भी वो बाइट करती तो कौन सा एसिड रिलीज करती, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। कौन सा एसिड वो रिलीज करेगी, फॉर्मिक एसिड, जिसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, मिथेनोइक एसिड, जिसको आप कह सकते हैं। तो इसका मतलब बी क्या था, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या कहा था कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होगी तो इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। तो देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस बाहर निकलेगी, तो कैरेक्टरिस्टिक स्टार्टिंग से ही था। चेंज इन कलर है, एनर्जी भी चेंज होगी, रिएक्शन या तो एंडो होगी या एक्सो होगी। लेकिन उसने कहा कि सेम प्रॉपर्टीज रहेंगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, जो कि सही नहीं है। तो इसका मतलब आंसर क्या चला जाएगा, डी, क्योंकि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी प्रॉपर्टीज बिल्कुल नहीं होंगी। नेक्स्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। अपच के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो अपच के लिए आप उन सब्सटेंस का यूज करेंगे जिसके अंदर बेस प्रेजेंट है। तो उसके लिए जो सब्सटेंस आप यूज करते हैं वो सब्सटेंस आप यूज करते हैं, उन मेडिसिन को कहा जाता है एंटासिड, यानी कि एंटी एसिड, जो एसिड के खिलाफ हैं, एंटी एसिड, ठीक है। तो यानी कि किन सब्सटेंस का यूज करते हैं आप, एंटासिड का यूज करते हैं।
तो सी क्या था, करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट आपको गिवन था Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम, प्रोडक्ट बना Al2O3 प्लस 2 Fe। इसका मतलब देखिए एल्यूमिनियम एक मोर रिएक्टिव मेटल है, Fe लेस रिएक्टिव मेटल है, तो मोर रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को क्या कर दिया, डिस्प्लेस, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, तो कार्बन हर केस में कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है कार्बन, ठीक है, तो इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी रहेगी, 4। कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा था बाई प्रोडक्ट इज ऑब्टेन व्हेन एसिड रिएक्ट विद ए बेस, तो देखिए जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है, एसिड प्लस बेस, तो रिएक्शंस में बनता है सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। अब सॉल्ट तो आपका मेन प्रोडक्ट है, तो साइड प्रोडक्ट इसमें क्या बचा, वाटर, तो इसका मतलब आंसर क्या था, बी इज करेक्ट आंसर, वाटर क्या रहेगा, साइड प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रिवेंशन ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग कैन बी डन बाय, आपने आयरन को क्या करना, रस्टिंग से आपने प्रिवेंट करना है, तो आप पेंटिंग भी कर सकते हैं, आप क्रोम पेंटिंग यानी कि क्रोम की आपको लेयर कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन यानी कि आप जिंक की कोटिंग कर सकते हैं, तो सारे ही सही हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हेन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, किसी रिएक्शंस के अंदर दोनों एक साथ हैं, ठीक है, तो देखिए रिडक्शन भी है, तो रिडक्शंस के लिए आपने लिया RED और ऑक्सीडेशन के लिए हमने लिया OX, तो दोनों प्रेजेंट थे, तो RED प्लस OX क्या बनेगा, रिडॉक्स, तो उस रिएक्शंस को आप क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस आप कहेंगे। नेक्स्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी कट विद नाइफ, यहां पर बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चंस है 2019 के अंदर सेम क्वेश्चंस BSc एग्रीकल्चर के अंदर आया था, ठीक है, ये क्वेश्चंस हमारा ग्रेस बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 2019 के अंदर HAU ने क्वेश्चंस दिया था 6 ईयर प्रोग्राम के अंदर ही कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी कट विद नाइफ, कैन बी कट विद नाइफ, आप किस मेटल को कट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन उन्होंने दिए थे, फर्स्ट ऑप्शन था, एक ऑप्शन था सोडियम, एक ऑप्शन उन्होंने दिया पोटेशियम, एक ऑप्शन उन्होंने दिया था लेड, और ऑप्शन डी उन्होंने दिया था ऑल ऑफ द अबव। तो उस टाइम जो आंसर आया था HAU की ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग, इसका आंसर था ऑल ऑफ द अबव, तो इसका मतलब 19 का पेपर ये कहता है कि लेड को आप कट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही सेम क्वेश्चन अब रिपीट हुआ है, इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि आप इनमें से किस मेटल को कट नहीं कर सकते, आप इनमें से किस मेटल को कट नहीं कर सकते, तो देखिए ऑप्शन आपको दिए हैं लिथियम, सोडियम, लेड और पोटेशियम। लिथियम है आपके पास, लेड है, सोडियम है और पोटेशियम है, ठीक है। तो देखिए ये तीनों ग्रुप फर्स्ट की मेटल हैं, और ग्रुप फर्स्ट की मेटल स्टार्टिंग से बहुत सॉफ्ट मेटल होती हैं, तो इसका मतलब इन मेटल को तो आप बड़ी आराम से कट कर सकते हैं, ठीक है, इन मेटल को तो आप बड़ी आराम से कट कर सकते हैं। तो कंपैरेटिवली अब जो आंसर जाएगा गिवन ऑप्शन के बेसिस पर, वो आंसर जाएगा PB, इन ऑप्शन के बेसिस पर आंसर क्या जाएगा, PB जाएगा, यानी कि जिसको आप कट नहीं कर सकते गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो देखिए इस पेपर में इनका आंसर गया है PB, आप इसको कट नहीं कर सकते, लेकिन 19 में इसी एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन था कि आप इसको कट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 1 नंबर अपना ग्रेस का बनता है इसके अंदर, ठीक है। और अगर आपको ग्रेस वगैरह के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्शंस वगैरह नहीं डालना था, तो आप ऑफिशियल नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आवर्स एकेडमी का ऑफिशियल नंबर है, ठीक है, आप उस पर कांटेक्ट करके पता कर लीजिए कि क्या प्रोसीजर रहेगा सारा इसका, ठीक है। और ये बच्चों आपका मोस्ट प्रोबेबली ये मान के चलिए 1 नंबर आपको ग्रेस मिलेगा इस क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट, कौन सी नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, तो एक ही नॉन मेटल है, ऑक्सीजन गैस है, सल्फर सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है, ब्रोमीन की स्टेट में एग्जिस्ट करती है, लिक्विड स्टेट में। नेक्स्ट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेंटेन, पेंटेन का मतलब है 5 कार्बन, ठीक है, और आप पढ़ते हैं भाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला CnH2n+2, यानी कि जितने कार्बन उसके दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, तो C5H12, यानी कि C5H12, तो ये पेंटेन का फॉर्मूला है। उसने कहा एलिमेंट X फॉर्म ए क्लोराइड विद फॉर्मूला XCl2, उसने कहा कि जो फॉर्मूला बनता है वो XCl2 का है। अब देखिए जब भी आप फॉर्मूला बनाते हैं तो वैलेंसी हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, इसका मतलब X की वैलेंसी कितनी रही होगी 2, और क्लोरीन की वैलेंसी आपको पता 1, तो इसका मतलब उस एलिमेंट की X की वैलेंसी क्या है, X की वैलेंसी 2 है, तो उसने पूछा वो किस पीरियड से बिलोंग करेगा। अगर उसकी वैलेंसी 2 है तो उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 2 रहे होंगे, सोडियम के पास 1 होता है, एल्यूमिनियम के पास 3 है, सिलिकॉन के पास 4 है, मैग्नीशियम के पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रोपेन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8 हैज कोवेलेंट बॉन्ड, प्रोपेन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड उसने पूछे थे, तो कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि सिंपल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड उसने पूछे थे, तो ये प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8। तो आप काउंट करिए इसमें कितने बॉन्ड हैं, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
5th 6th 7th 8th 9th एंड 10th। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर कितने बॉन्ड हैं? 10 बॉन्ड इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा कथन गलत है या कौन सी बात सही नहीं है। फर्स्ट उसने कहा कि मेटालिक करैक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे आप टॉप टू बॉटम जाएंगे मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होगा, बात सही है। नेक्स्ट उसने कहा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन ए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पीरियड इंक्रीजेज अक्रॉस ए पीरियड, जैसे आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे, लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से आप बोरोन पर जाएंगे, ठीक है, तो साइज डिक्रीज होगा। कारण उसका यही था क्योंकि क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और यही बात इसने कही है कि लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। तीसरा उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, उसने कहा कि जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो उसने कहा इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होंगे। ये बात गलत है, क्योंकि जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन देती हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम के कंपैरिजन में पोटेशियम जल्दी इलेक्ट्रॉन देगी, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे जैसे आप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूजली बाउंड होगा। इसने क्या कहा, टाइटली बाउंड होगा। ठीक है, तो ये गलत है। और फोर्थ उसने कहा था कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड, वो बात भी सही थी इसकी। ठीक है, तो इसका मतलब यहां तक इसका आंसर क्या आ जाता है, अपना सी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, विच गैस इज यूज्ड टू प्रिवेंट द फ्लश बैग टू चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन से रोकने के लिए आप इनर्ट गैस का यूज करते हैं, जो ऑलमोस्ट इनर्ट गैस है, दैट इज नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन गैस इसमें यूज की जाती है। नेक्स्ट था व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछा था, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3। नेक्स्ट इसमें सारा आपका बायो और फिजिक्स पोर्शंस था बच्चों 8 स्लाइड के अंदर। देखिए क्वेश्चन 55 केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, उसने क्या कहा कि व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू द आयरन फिलिंग्स। ठीक है, आयरन एक रिएक्टिव मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, जैसे आप HCl के साथ उसकी रिएक्शंस करवाते हैं तो क्या करेगा, आयरन क्लोराइड Fe वो अपना क्लोराइड की फॉर्मेशन करेगा, और जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं, मेटल प्लस एसिड, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शंस करती हैं तो उस टाइम पर वो किसकी फॉर्मेशन करती हैं, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन, वो क्या लिबरेट करती हैं, सोल्ट और हाइड्रोजन। तो फर्स्ट केस में आपको क्या दिया गया, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरली अकरिंग एसिड फाउंड इन टोमेटो, टोमेटो के अंदर क्या मिलता है आपको, ऑक्सैलिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ए क्या था, करेक्ट आंसर था इसका। और लास्ट बच्चों, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2, तो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर को कहा जाता है, CaOCl2 इज द कॉमन नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या है, बी है। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका केमिस्ट्री का पोर्शन। ठीक है, जो हमने देखा, और मैंने जैसा आपको बताया है कि एक क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्शन है, अगर फिर भी किसी बच्चे को नहीं पता कि कैसे ऑब्जेक्शन डालना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ठीक है पर बच्चों, अब नेक्स्ट पार्ट अपना एग्रीकल्चर का स्टार्ट होगा। तो देखते हैं एग्रीकल्चर के क्या क्वेश्चन आए थे, किस तरीके से क्या पूछा गया था, तो हम उसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बेटा, देखो जो पहला क्वेश्चन है जो आपका 60 क्वेश्चन, जो 60 क्वेश्चन में बोल रहा है कि हग मूवमेंट यानी हग द ट्री मूवमेंट, हग द ट्री मूवमेंट जो था वो आपका कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, इसको बोलते हैं चिपको आंदोलन। देखो ये चिपको आंदोलन जो होता है ये गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड, पहले यूपी का पार्ट हुआ करता था, तो वहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। वहाँ पे ये था कि वहाँ पे जो कंट्रैक्टर थे वहाँ पर वो लकड़ी के लिए क्या कर, यानी वहाँ पर अपना कुछ बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए वहाँ पर लकड़ी की ज़रूरत थी, तो वो लकड़ी काटने के लिए वो जंगल में चले गए। तो जंगल में जाने के बाद वहाँ की जो औरतें थी उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो ट्रीज़ थे उनको काटने से रोकने के लिए वहाँ पर उनके ट्रीज़ पर चिपक गए, सारे ट्रीज़ पर वहाँ पर वो महिलाएं जो थी उन्होंने हक कर लिया, तभी ये आए थे हग मूवमेंट। ये 1973 में आया था। गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड, जहाँ पे ये पहले किसका पार्ट हुआ करता था, यूपी का पार्ट हुआ करता था। ठीक है बेटा, क्लियर। देखिए अगला 1 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हेक्टेयर, ये इसका आंसर था। ये करवाया हुआ क्वेश्चन आपका, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट तो इसका क्या आएगा, 100 हेक्टेयर। ठीक है, 100 हेक्टेयर के। देखो नंबर ऑफ टेक्सचर क्लास इन सोयल,
ये आपकी नंबर ऑफ टेक्सचर यानी कितनी टेक्सचर का, जैसे कैसे आपके जैसे सैंडी सोयल, सिल्ट सोयल और तीन पार्टिकल से मिलकर आपकी सोयल बनती है, सैंड, सिल्ट और क्ले। ठीक है, इन सैंड, सिल्ट, क्ले का आपस में जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे सैंडी लोम, सिल्ट लोम, लोमी सोयल, ठीक है, सिल्ट लोम, ये लोमी क्ले, तो ये जिस टाइप के क्ले बनती है, आप लगभग आपकी 12 तरह की सोयल बनती है। कितने तरह की बनती है आपकी? 12। तो ये इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 12 आएगा। ठीक है, और सबसे बेस्ट कौन सी थी आपकी? लोमी, जिसमें कितना रेशो होता था सैंड, सिल्ट और क्ले का? सैंड, सिल्ट और क्ले का कितना रेशो होता था? 40, 40 और 20 रेशो। ठीक है बेटा, समझ आए इतनी बात? अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेडिसिनल प्लांट? इनमें से कौन सा पौधा औषधीय नहीं है? औषधीय यानी कि अपना जो अपना मेडिसिनल में यूज नहीं करते। देखो अश्वगंधा, ये अश्वगंधा होता है आपका, कई बार आपके घर पे भी, आपकी दवाइयों में भी, या आपका स्ट्रेस रिमूव करता है आपका, यानी कि टेंशन को दूर करता है। ठीक है, अश्वगंधा। अगला आपका सर्पगंधा है, जॉइंट्स में या आपकी या इन्फ्लेमेशन, आपकी रेस्पिरेटरी में यूज़ होता है। आपका तुलसी भी आपका एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये भी आपकी यूज़ होती है। आपका जब आपको फीवर होता है, आपको तुलसी की चाय बना कर दी जाती है, तो यह भी आपका मेडिसिनल में यूज़ होता है। ये कांग्रेस घास, जिसको गाजर घास बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? गाजर घास। ठीक है, ये आपकी वीड है। क्या बेटा? आपकी ये खरपतवार है। ठीक है, नॉन क्रॉप्ड एरिया का वीट है, तो ये आपका मेडिसिनल नहीं है, बल्कि इससे तो छुटकारा पाने के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं, मगर इससे छुटकारा नहीं पाया जा रहा है। ठीक है बेटा, अगला 64 क्वेश्चन। 64 क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बिल्कुल नाम भी पता है। रेड रोट, ये एक ही बीमारी कराई थी मैंने आपको शुगर केन के अंदर की, ये एक ही याद रखना, अगर जो आती है तो यही पूछेगा, और हालांकि यही पूछ लिया इसने। ठीक है, तो किसकी बीमारी है? शुगर केन की, रेड रोट ऑफ शुगर केन। देखिए, रेड रोट ऑफ शुगर केन, ये आपकी ये फंगस होती है जो करती है कोलेटोट्राइकम फलकैटम, आपकी फंगस है वो आपकी करती है रेड रोट ऑफ शुगर केन। ठीक है बेटा, तो ये इसका 64 का आंसर क्या आएगा? शुगर केन आएगा। ठीक है, जिसको काना गन्ना भी बोल देते हैं कई बार। अगला, इंसेक्ट हार्म द क्रॉप थ्रो, यानी जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं, फसलों को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहला आता है आपका रूट्स एंड बाय सकिंग सैप। जैसे आपके एफिड होते हैं, जैसिड होते हैं, जैसे चिप्पा आते हैं, ये क्या करते हैं? सक कर लेते हैं, यानी कि उसमें से जो रस होता है वो पी लेते हैं उसके थ्रू। ठीक है, फोलिज यानी पत्ते खा, जैसे कैटरपिलर होता है वो पत्ते खाता है। ठीक है, उसके थ्रू भी इंसेक्ट कर सकते हैं। जैसे डैमेजिंग फ्लावर एंड फ्रूटिंग बॉडी, जैसे फ्रूट बोरर होता है, वो जो आपके ये जो पोर्स होते हैं उसमें छेद कर देते हैं ना, छेदक जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो करता है। तो ये सभी तरीके से ये इंसेक्ट क्या करते हैं? हार्म करते हैं आपके प्लांट को। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ पार्ट, प्लांट पार्ट। ठीक है बेटा, आगे होता है मीठा नीम, जिसको बोलते हैं मुरैया कोनिंगी। ठीक है, ये आपका यह होता है आपका कड़ी पत्ता। देखो नाम में था इसका कड़ी, देखो कड़ी पत्ता। देखो 2 ऑप्शन तो आपको ऐसे ही एलिमिनेट हो जाने थे, स्वीट यानी मिठाइयों में तो डलेगा नहीं, मीठा नीम, और आपका ग्रीन पाउडर भी नहीं इस्तेमाल होता। तो ये 2 में आपको कन्फ्यूजन हुई थी। अगर 2 में तो बच्चे, क्योंकि पहले किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा कि बच्चों ये मीठा नीम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्या ये इसका मीठा नीम आंसर है? तो इसका क्या आएगा? वेजिटेबल। ये आपकी वेजिटेबल सब्जी, कलिनरी, जो आप सब्जियां पकाते हो ना, इसको बोलते हैं कलिनरी वेजिटेबल्स। ठीक है, उसमें आपका ये डलता है कड़ी पत्ता। ठीक है, आपने देखा होगा बिहार शादियों में भी आपको बड़े बड़े पत्ते नजर आते हैं उस जो छोले में या आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या आपका? एनवायरमेंट डे। एनवायरमेंट डे यानी पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है आपका? 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपका? 5 जून। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था आपके लिए। द मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा किसके द्वारा सिंचाई की जाती है? ट्यूबवेल्स के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है बेटा? ट्यूबवेल्स में। अगर हरियाणा की बात बोलता तो कनाल्स। हरियाणा क्षेत्र में किसके द्वारा, यानी नहरों के द्वारा दी जाती है हरियाणा में। और ये लास्ट टाइम भी मैंने कल ही कराया था क्वेश्चन, मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन इंडिया में की जाती है किसके द्वारा? ट्यूबवेल के द्वारा। अगला आपका फॉल आर्मी वॉर्म। ये जो फॉल आर्मी वॉर्म है, ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करता है आपका मक्का को। किसको? आपके मेज को। अगर इसको मेज नहीं पाएगा तो एक इस पर अटैक करता है, सोरगम पे। ठीक है, तो यहाँ के मल्टी पर, ये मल्टी उस पर भी करता है, पर सबसे ज़्यादा किस पर करता है? आपका मेज पर, मक्का पे करता है आपका फॉल आर्मी वॉर्म। अगर आर्मी वॉर्म की बात करें, फॉल नहीं, सिर्फ आर्मी वॉर्म। आर्मी वॉर्म करता है आपका ये उसमें मेथानिया सेपरेटा, ये उसमें वीट में होता है, अगर खाली सिर्फ आर्मी वॉर्म की बात करता है। अगला क्या? शेप ऑफ 1 एकड़ फील्ड, उसकी रेक्टेंगुलर होती है 198 इंटू 220 फीट। ठीक है, ये आपका रेक्टेंगुलर शेप होती है। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर। तो विच इज नॉट ए एक्वेटिक एंड मार्शी, यानी जलीय व दलदल में उगने वाला पौधा नहीं है। कौन सा नहीं है? वाटर हाइसिन, जलकुंभी है, बिल्कुल है। एजोला पाइनेटा, ये आपका राइस के अंदर डलता है, राइस में खड़ा पानी रहता है। आपका लिली आप, ये आपका वाटर लिली आना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, वाटर लिली, इसने खाली लिली लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसका क्या आपका? प्याजी। प्याजी आपका वीड है, इसको ये जंगली प्याज जिसको बोलते हैं। ठीक है,
एस्फोडिलस टूनिफोलियस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका उसमें कीचड़ या पानी में उगने वाला नहीं है, अलग ही पहचान। ये आपका जाते जाते लास्ट क्लास में आपको करवाया था, मोस्ट डेंजरस कलर किसमें होता है आपका, सबसे ज़्यादा होता है हैवी आपका रेड होता है, ठीक है, जिस पर आपका डेंजर का साइन होता है। उसके बाद क्या होता है येलो, ठीक है। तो सबसे खतरनाक आंसर इसका क्या आएगा, रेड होता है, येलो, येलो से नीचे क्या होता है आपका ब्लू, और फिर क्या होता है आपका ग्रीन, ठीक है। सबसे खतरनाक कौन सा पेस्टिसाइड पर निशान लगा रहता है ना, कलर होता है, तो ये आपका सबसे खतरनाक कलर होता है इसका। अगर पैरासाइटिक वीडियो कितनी बार कराया था आपको, क्लोज याद करना था इसका, ठीक है। कस्कुटा, लोरेंथस, ओरोब्रेंके, ओस्ट्रीगा, ठीक है। ये आपका कस्कुटा लूसन की स्टेम पे लगता है, लोरेंथस मैंगो और प्लांटेशन क्रॉप पे लगता है, ओरोब्रेंके मस्टर्ड पर लगता है। तो आपसे किससे पूछा था, मस्टर्ड, मस्टर्ड से क्या आएगा, ओरोब्रेंके, ठीक है। कराया था, इतनी बार कराया था, मैंने कहा भी था 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, अरे आ ही गया। ठीक है बेटा। अगला ये अर्ली एंड लेट ब्लाइट ऑफ, ये अर्ली एंड लेट ब्लाइट कितनी बार करता है, अर्ली एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी ये वेजिटेबल क्रॉप्स में लगता है, ठीक है। सोलानेसी की जो फैमिली होती है, तो इसमें सोलानेसी ना तो फ्लोवरिंग है आपका, सीरियल भी नहीं है, पल्सेस में भी नहीं है, तो इसका नन ऑफ दीज आएगा आंसर, क्योंकि इसमें क्या है आपका, ये पोटैटो के अंदर मेनली लगता है। अगला ICR कितनी बार कहा था, हरियाणा के जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है याद करके ही जाना, पक्का पूछेगा। एक तो ये आएगा नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल एंड जेनेटिक रिसोर्स, नेशनल एंड डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर आपका, करनाल में है, ठीक है। कहाँ पर आपका, करनाल में, ठीक है। MSP डिक्लेयर फॉर द नंबर ऑफ 2022 और 23 में जो आपकी MSP है लगभग आपकी 23 क्रॉप पर मिली है। कितने पर मिली है आपकी, 23 क्रॉप्स पर। कितने पर है आपकी, 23 क्रॉप्स पर मिली है, ठीक है बेटा, ये याद रखना। आगे, विच ऑफ दीज आर क्रॉप आर अफेक्टेड बाय नेमेटोड, यानी सूत्र कृमि के द्वारा, सूत्र कृमियों के द्वारा क्या चीज़ ग्रस्त हो सकती है। सीरियल्स में भी लगते हैं आपके, ठीक है, क्राउन गाल जिसको बोलते हैं, ठीक है। वीट में भी लगते थे, वेजिटेबल्स में भी लगते हैं आपके, टमाटर वगैरह में बहुत लगते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में भी बहुत लगते हैं आपकी जड़ों में, ठीक है। थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, ठीक है, आपके थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं नेमेटोड्स, जो सभी में ये लगते हैं आपके, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर आएगा, ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए वीड ऑफ खरीफ क्रॉप, यानी खरीफ क्रॉप की कौन सी फसल नहीं है। ये आपको अलग ही पहचान में आता है, जो कितनी बार कराते हैं, फ्लैरिस माइनर जो होता है, जिसको मंडूसी बोलते हैं, गेहूं का बोलते हैं, गेहूं का मामा बोलते हैं, ये किस में आता है आपका, ये आपका रबी सीजन का है। किसका, आपका रबी सीजन का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फ्लैरिस माइनर। अगे, हाउ मेनी सोइल सैंपल फ्रॉम द डिफरेंट डेप्थ ऑफ वन स्पॉट आर टेकन व्हेन द न्यू ऑर्किड, यानी कोई नया बाग लगाने के लिए विभिन्न गहराइयों से एक जगह से मिट्टी के कितने नमूने लिए जाते हैं, लगभग आपके इसका आंसर आएगा 7, यानी 7 लिए जाते हैं, ठीक है। विच हैंड टूल इज नॉट यूज इन द फील्ड, कौन सा आपका फील्ड के इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। स्पेड, कस्सी यूज़ की जाती है, सिक्कल, दराती यूज़ की जाती है, वील्ड हो या आपका ये व्हील हैंड हो या आपका वीड निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गेत्ती आपका घर बनाने के लिए जब घर बनता है ना, जब यूज़ की जाती है, तो आपका गेत्ती इसका आंसर आएगा, ठीक है। अगला, विच रिलेशन डज नॉट होल्ड गुड, ठीक है, ये सही है, ये सही है, इन दोनों में आपका क्वेश्चन पूरा नहीं। देखो ये क्वेश्चन में जिंक SO5 डाल रखा है और लिखा हुआ जिंक सल्फेट, तो ठीक है, अभी तक तो हमारे ये आंसर इसका C मानना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, परसेंटेज इन नाइट्रोजन इज इक्वल टू 4 kg नाइट्रोजन, ठीक है बेटा। अगला, सोइंग ऑफ मेज कैन नॉट बी डन बाय द ट्रैक्टर ऑपरेटेड इम्प्लीमेंट और मशीन, कौन, मक्की की बिजाई किसी ट्रैक्टर चालित उपकरण मशीन से नहीं की जा सकती, किसके द्वारा, चीजल प्लो, ठीक है। ये प्लो आपका प्लोइंग करने के लिए प्राइमरी टिलेज का इंप्लीमेंट है, इसलिए यूज होता है, ठीक है। तो ये नहीं की जाती, इससे आपकी प्लांटिंग नहीं होती। अगर विच इज नॉट ए डेसिडुअस, इनमें से कौन सा पेड़ साल में एक बार पत्ते नहीं झाड़ता, वो होता है आपका कैसूरीना। क्या इसका आंसर, कैसूरीना, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, विच ऑफ दीज आर नॉट ए प्लांट बेस्ड ओल सीड केक। देखो आप पढ़ोगे तो ओल सीड केक आपने सभी ने पढ़ा है, देखो कैस्टर का भी होता है, नीम का भी होता है, कॉटन के भी होते हैं। प्रेसमड, और प्रेसमड ये आपका शुगर केन का बाय प्रोडक्ट, और आपका जिप्सम ये आपका क्या नहीं हो सकता, ओल सीड क्रॉप, ओल सीड केक नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका D। इतनी बात समझ में आई बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच केमिकल शुड नॉट बी स्प्रेड बाय ड्रोन, ड्रोन के द्वारा कौन सा स्प्रे नहीं किया जाता है। इसका आंसर क्या है, देखो इंसेक्टिसाइड छिड़काव हो सकता है, ठीक है, लिक्विड फर्टिलाइजर भी छिड़काव होता है, ग्रोथ प्रोट हार्मोन रिटार्डेंट भी, ये भी इनको भी छिड़काव किया जा सकता है। पर जो आपका वीडिसाइड है, इसमें आता है क्या, ड्रिफ्ट आता है इसके अंदर। जब भी आप ड्रोन के द्वारा क्या करोगे, इसका छिड़काव करोगे हर्बिसाइड का, तो ये दूसरे की खेत में भी जाता है, ठीक है। तो ये आपका विंड ड्रिफ्ट के कारण होता है, तो वीडिसाइड का इसमें छिड़काव नहीं किया जाता। तो आपका ड्रोन का आंसर B होएगा, ठीक है बेटा। अगला होता है आपका dc/m, ये आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सोइल नापने का, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सोइल नापता है। उसके बाद है लिक्विड नैनो यूरिया फोलियर सल्फेट, अभी
गुजरात में इफ़को में आपका ये इसका ये किया था, आपका 500 ml की बोतल एक पूरे बड़े बैग के बराबर होती है। इसका एफिशिएंसी आपकी लगभग 70 से 80% दी जाती है। और इसमें ये आपका लिक्विड नैनो यूरिया, या यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन ही होता है, इससे पता लग रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, नाइट्रोजन। इंसेक्ट पोसेस विंग्स एंड बॉडी पार्ट्स, देखो आपको कराया गया था इंसेक्ट की आपका एंटोमोलॉजी में। मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, कितने होते हैं आपका 3 पेयर्स ऑफ लेग, यानी इसकी 6 तो लेग होती है, 6 लेग होगी तो पेयर कितने बनेंगे, 3 पेयर ऑफ लेग, 2 पेयर ऑफ विंग्स, ठीक है, 2 पेयर ऑफ विंग्स, यानी इसके ये पेयर इसके पंख कितने पेयर होते हैं, 2 पेयर होते हैं, और 3 बॉडी पार्ट होते हैं, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। तो इसका आंसर आएगा सी, ठीक है। विच ऑफ दीज इंसेक्ट आर नॉट ए फार्मर फ्रेंड, फार्मर का कौन फ्रेंड नहीं है। देखो लेडी बर्ड होती है, ये आपका प्रीडेटर होता है, छोटे स्मॉल इंसेक्ट खाती है, ठीक है। ये आपका ट्राइकोग्रामा भी होता है, ट्राइकोग्रामा ये आपके ये बायो ये माइको उसमें यूज़ करते हैं, माइको हर्बिसाइड और माइक्रो फंजीसाइड यूज़ कर सकते हैं इसको। आगे ड्रैगन फ्लाई, सीसीड फ्लाई, रोबर फ्लाई ये यूज़ किए जा सकते हैं। पर ये जो वाइट ग्रब, वाइट फ्लाई, ये आपके सिर्फ हानि ही पहुंचाते हैं, किसको, आपके प्लांट्स को। तो इसका आंसर क्या आएगा, विच ऑफ दिस नॉट ए फार्मर फ्रेंड, वाइट ग्रब, वाइट फ्लाई और ब्लिस्टर बीटल नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में बेटा। नेक्स्ट क्या बोल रही है आपका, विच ग्रास इज यूज एज फोडर ग्रास फॉर फीडिंग लाइफ स्टॉक, कौन सा, लेमन ग्रास नहीं यूज़ कर सकते, लेमन ग्रास आपका साबुन वगैरह में इस्तेमाल होता है, रोशा घास भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी आपका दवाइयों वगैरह में इस्तेमाल होता है। ये आपका नट ग्रास जिसको मोथा घास बोलते हैं, वीड है आपका। तो हाइब्रिड नेपियर जिसको हाथी घास बोलते हैं, इसी को एलिफेंट घास बोलते हैं, इसी को बोलते हैं युगांडा घास भी बोलते हैं इसको, ये आपका यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपकी रटूनिंग क्रॉप है, ठीक है। शुगर केन के साथ मैंने कराई थी ना नेपियर ग्रास, ये आपका रटून क्रॉप है। तो ये क्या करता है आपका रटूनिंग क्रॉप, इसका इस्तेमाल करते हैं आपका, ठीक है, ग्रास फोडर के लिए। विच इज नॉट आ ट्रैक्टर ऑपरेटेड इम्प्लीमेंट, यानी ट्रैक्टर के पीछे लगाकर किसको यूज़ नहीं किया जा सकता। देखिए सब सोलर यूज़ कर सकते हैं, लेज़र लैंड लेवलर यूज़ करते हैं, मल्टीपर्पस पावर थ्रेशर यूज़ कर सकते हैं, कसोल्ला नहीं, कसोल्ला हैंड ऑपरेटेड होता है, ठीक है। तो ये आपका ट्रैक्टर के पीछे नहीं है, तो हैंड मैकेनिकल इंसान के द्वारा यूज़ किया जा सकता है। विच अर्थवॉर्म स्पीसीज मोस्ट एफिशिएंट, सबसे ज़्यादा कौन सा एफिशिएंट है, या केचुओं की कौन सी प्रजाति सबसे अधिक सक्रिय है। तो मैंने जब आपको पढ़ाया था ये आपका वर्मी कल्चर में, आपको एक ही नाम बताया था कि अर्सीनिया फोएटिडा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 92 का अर्सीनिया फोएटिडा। समझ में आया। अगला है विच इज नॉट ए वैरायटी ऑफ बाजरा, देखो HHB आ रहा है, बस एक ही अलग है, DBW 307, ये आपकी किसकी वैरायटी है, आपकी वीट की वैरायटी है, किसकी बेटा, वीट की, अलग ही पहचान में आ रही है। तो 93 का क्या आएगा, सी। सल्फर इज यूज फॉर, सल्फर किस में इस्तेमाल होता है, देखिए ऑयल सीड क्रॉप में बताया था, ऑयल में यूज होता है, अनियन गार्लिक में यूज होता है, अर्लिक और गार्लिक में जैसे डाइएलाइल पंजेंसी में यूज होता है, डाइएलाइल डाइसल्फाइड, अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ठीक है। अगला रिक्लेमेशन ऑफ, जैसे जिप्सन वगैरह के अंदर सल्फर होता है, तो सभी आएगा इसका, ऑल ऑफ दीज आंसर क्या आएगा, थोड़ा इसका आंसर ऑल ऑफ दीज। विच इज बासमती राइस अमंग दीज, बासमती राइस कौन है इनमें CSR 30, लगभग हरियाणा के अंदर 60% कवर किया हुआ इसने एरिया, CSR 30। ये आपका सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका जो आपका करनाल में, वहाँ के द्वारा विकसित की गई ये बासमती की वैरायटी है, ठीक है। CSR 30 लगभग आपकी 60% हरियाणा को कवर किया हुआ इसने। हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो आपका यूपी है, लगभग इंडिया का लगभग 18% मिल्क यहीं पर जनरेट होता है आपका, ठीक है। हाईएस्ट कौन सा आपका, ये उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला फुट एंड माउथ डिसीज, कौन सा आपका, फुट एंड माउथ डिसीज, ठीक है। ये होता है खुर पका मुंह पका रोग होता है ये आपका, ठीक है। ये आपका इसमें किसमें होता है आपका, ये वायरस के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, आपका वायरस के द्वारा होता है, और ये आपका कैटल्स में होता है, ठीक है बेटा। साहिवाल आपकी किसकी ब्रीड है, काऊ की ब्रीड है, किसकी ब्रीड है आपकी, काऊ की। विच इज नॉट द इंपॉर्टेंट क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, देखो बाजरा के बाद वीट लगा सकते हैं, खरीफ रबी, ठीक है। कॉटन खरीफ के बाद रबी लग रहा है, राइस के बाद यानी खरीफ के बाद रबी लग रहा है, और राइस के बाद यानी राइस यानी क्या होगी, खरीफ होगी। तो ये इसका हरियाणा के अंदर ये नहीं लगाता, राइस के बाद कहीं राइस लगा देखा है, सर्दियों में राइस लगी देखी है कहीं, हरियाणा के अंदर नहीं देखी होगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन मैन्योर क्रॉप, यानी कौन सी इसमें ग्रीन मैन्योर हरी खाद वाली फसल नहीं है। ये सभी बताई हुई है आपकी, ढैंचा भी होती है, सबसे जरूरी होती है, ठीक है। आपका मूंग भी होती है, काउपी भी होती है जिसको लोबिया बोलते हैं, बारले, आपकी जौ, क्या बोलते हैं इसको, जौ, ये आपकी माल्ट पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ये आपका ग्रीन मैन्योरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये था बेटा आपका एग्रीकल्चर का पोर्शन। आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा।
ठीक है। और आप ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।